Hello students, welcome back once again to our YouTube channel एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग गाइज? आई होप सो आप बेटर होगे, घर पे फाइन होगे, मस्त होगे। ओके, तो एक लंबे समय इंटरवल के बाद हम लोग फिर से एक बार प्रेजेंट हैं आप लोग के सामने। और टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द क्लास 9th, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। यस स्टूडेंट्स, so we are going to start today work, energy and power. So I am taking the heading here, work, energy and power. Okay, this chapter that we are going to study today. Okay, so first of all we need to define about the work. What is work? Okay, so in the general life consequence, we always thought that the anything that we do and we lost our energy, then it is called work. Okay, in general consequence, but in the physical way it is not actually the work. Okay students, let me explain you with an example again. Okay, for example, जैसे हम लोग अगर कभी किसी के लिए वेट भी कर रहे होते हैं कहीं पे खड़े होके, अरे 10 बज गया अभी तक नहीं आया, 12 बज गया अभी तक नहीं आया, तब भी लगता है अंदर से कि हम थक गए हैं काफी ज्यादा, हमारा एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो गया है। तो हम लोग ऐसा पोज करते हैं, ऐसा शो करते हैं सामने वाले बंदे के सामने कि मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया यार, तुम्हारे लिए इतना सारा वेट किया, इतना देर मैं रुका रहा यहाँ पे, खड़ा रहा यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारा वर्क किया, ऐसा पोज करते हैं। बट क्या एक्चुअली वो वर्क हुआ फिजिक्स के वे में? नहीं, फिजिक्स के वे में वो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स के वे में जो वर्क का डिफाइन होता है वो देखिए क्या कहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन द फिजिकल वे, इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वर्क, देन वी कैन से दैट if the force is applied on the body, if a force is applied on the body and body displaces for some distance, body displaces for some distance, then the product of that force and displacement is called work done. Okay students, तो physical way में work done होने के लिए एक force का apply होना जरूरी है, and the second thing is that उसका displacement होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें होती है, आफ्टर दैट वी कैन से कि यहाँ पे एक वर्क हुआ है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती है तो हम लोग कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ है। तो आप बताइए मुझे कि क्या हम लोग किसी का वेट कर रहे थे तो हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, वेट करने में हम लोग एक ही पोजीशन पे रहते हैं, या तो खड़े या बैठे रहते हैं, या थोड़ा मोड़ा वॉक भी करते हैं, तो लिटिल डिस्टेंस वॉक करके फाइनली उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो अगर उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे तब भी वर्क डन कितना हुआ? 0। तो वहां पे फिजिकली कहा जाए तो कोई वर्क डन नहीं होता है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियर होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ओके, रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ। तो यहां से अगर वो रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, रोटेट करते हुए वापस अपने पोजीशन पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस अर्थ का कितना हुआ? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से इनिशिएट किया उसी पॉइंट पे पहुंचा। So if the net displacement is 0, then the work done will also be 0. अब देखो इस केस में अर्थ तो मूव भी किया, डिस्प्लेस भी किया, फिर भी वर्क डन 0 हो रहा है। तो फिजिक्स के वे में डिफाइन ही कुछ ऐसा है जो हमें कहता है कि वर्क डन सिर्फ एनर्जी का कंज्यूम होना हम लोग नहीं कह सकते। वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज when the force is acting on the body and body displaces for some interval, some distance, then the product of that force and this displacement is called work done. Okay guys, so मैं यहाँ पे वर्क का दोनों कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। एक जो जनरल कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझते हैं वो मैं लिखता हूँ। तो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझते हैं वर्क के बारे में? तो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि if our energy get consumed, then we say that we have done a work. We have done a work. हम लोग ऐसा कहते हैं, but actually in the physical way it is not a work. Physical way it is not a work. ये एक वर्क नहीं है। ओके, एग्जाम्पल भी मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल।
For example, waiting for someone a long time, waiting for someone a long time. Is it a work or not? No, it is not a work. Revolution of earth and completing one round is it work or not? Not, ये भी वर्क नहीं है. Going outside of the house and come back again to home, is it a work or not? No. अब देखो ये तीनों वर्क क्यों नहीं है. पहला कंडीशन, किसी का वेट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, किसी बस स्टैंड पे या किसी भी जगह पे हम एक ही जगह खड़े हैं, स्टैंड के पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, या ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे कहीं पे, टूल वगैरह अगर लगा हुआ तो अगर एक ही पोजीशन पे है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या ये वर्क होगा? नहीं, कभी नहीं. वन राउंड अगर अर्थ का कंप्लीट होता है तो उसका एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ which is moving on this orbit, and it started from here, initial point O, and again it reaches back to the same point. Then the net displacement is 0. Displacement 0, तो work done भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा. And if we are going outside and come back again to home, हम लोग घर से बाहर गए, घर से बाहर निकले, घूमे फिरे, फिर वापस घर ही पे आ गए, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर से 0. डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन भी फिर क्या होगा? 0. तो ये जनरल वे में जो हम लोग अपना एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो हम लोग समझते जरूर हैं कि ये वर्क है, बट फिजिकल मीनिंग में ये वर्क स्टूडेंट्स नहीं है. तो व्हाट इज वर्क इन द फिजिकल वे? फिजिकल मीनिंग में क्या है वर्क, ये जरा डिफाइन कर लिया जाए. तो इन द फिजिकल वे, अगर हम लोग फिजिकल वे में वर्क को डिफाइन करना चाहें, दैट मीन्स फिजिकल वर्क को डिफाइन करना चाहें, तो व्हाट वी कैन से दैट व्हेन a force acts on a body and displaces it for a distance, then the product of this force and displacement is called work. इस वे में देखिए वर्क डिफाइन होगा. तो ओवरऑल वर्क का वैल्यू क्या हो गया? वर्क का वैल्यू हो गया कि फोर्स जो एक्ट हुआ है बॉडी पे वो मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट. किसके साथ मल्टीप्लाई? डिस्प्लेसमेंट के साथ. जो भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका प्रोडक्ट होगा. तो इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका प्रोडक्ट होगा, तो इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे F इंटू एस, और वर्क डन को लिखेंगे W. S फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे रूल हो गया. तो हम लोग W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? F इंटू एस लिखते हैं. ओके गाइज, आई होप सो इट कैन बी अंडरस्टूड टू यू कि F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड S इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट हियर. ओके, सो दिस इज द डिफाइन ऑफ द फिजिकल वर्क. तो अब फिजिकल वर्क के एग्जांपल में हम क्या क्या ले सकते हैं कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे, है ना. इफ वी आर पुशिंग अ बॉक्स ऑन हॉरिजॉन एंड डिस्प्लेसेस इट फॉर अ डिस्टेंस. एक बॉक्स को पुश किए हैं और पुश करके एक डिस्टेंस तक लेके चले गए हैं, इसको पुश करके धक्का मार के कुछ समथिंग डिस्टेंस, एक F फोर्स लगता हुआ. तो यही F फोर्स भी देखो एक्ट हुआ बॉडी पे एंड S डिस्प्लेसमेंट कराया बॉडी का. आफ्टर दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड वर्क. इसी को हम लोग वर्क कहेंगे स्टूडेंट्स. तो आई होप सो वर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क किसको करते हैं. देखो ध्यान से समझो, जब कभी भी कोई फोर्स एक्ट हो रहा हो किसी भी बॉडी पे और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा हो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, ओके, तो हम लोग जो फोर्स अप्लाई हुआ है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, 5 मीटर या जो भी, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे. दैट इज द वर्क. ओके स्टूडेंट्स,
So now I am going to erase it. Okay, you can take a screenshot, and after that I will again review the SI unit of the work. We will again come to back to the topic. Okay, you can take a screenshot, students. Okay, so now we are again continue to the topic, and we are moving on the SI unit of the work. Okay, so I am taking the heading here, SI unit of work. वर्क का SI यूनिट क्या होगा, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो वी कैन राइट हियर द SI यूनिट ऑफ वर्क. द SI unit of work is joule. What is its SI unit? Joule. And it stands for न्यूटन मीटर. किसके लिए स्टैंड करता है गाइस? न्यूटन मीटर के लिए. कैसे, जरा ये देखो. तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां लिए वर्क डन का इक्वेशन, जो कि था F into S. ओके, so F is representing the force here, and we know that the SI unit of the force is Newton, so we can put it here Newton. And S is representing the displacement, and the displacement is measured in meter. That's why we can put here meter. So overall the SI unit of the work is Newton meter. What it is called? It is called Newton meter. Newton meter. Okay, and it can be put in the simple form, that is called joule. इसको हम लोग जूल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर इसका एक एक्सपेंडेड यूनिट मांगा जाता है, तो एक्सपेंडेड यूनिट में न्यूटन को आप क्या लिखते हो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो बच्चों. एंड मीटर को मीटर लिखोगे तो व्हाट विल बी द टोटल एसआई यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड. तो आइदर आप जूल लिख के रिप्रेजेंट करो सिर्फ जे लिख के, या फिर एसआई यूनिट के लिए न्यूटन मीटर लिख के रिप्रेजेंट करो, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट करो. दिस ऑल आर योर चॉइसेस, दिस ऑल आर योर ऑप्शंस. Anything you can write in the place of SI unit of the work. Okay, and moving to the CGS unit. CGS unit of the work is what? CGS unit of work is what? CGS unit of the work is erg. The CGS unit is erg. erg इसका ऐसा CGS unit होता है स्टूडेंट्स. ओके, और अर्ग जो सीजीएस यूनिट होता है वो जूल के कन्वर्जन से आता है. 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग होता है. कितना होता है? 10 to the power 7 अर्ग. कैसे देखो मैं बताता हूं. तो आप देखो 1 जूल जब आप लिए बाबू, 1 जूल, देन व्हाट यू हैव टेकन हियर? यू हैव टेकन 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यू हैव टेकन. एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट में करने के लिए सबसे पहले आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा. तो इट कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम. 1000 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम में. एंड मीटर को यू कैन पुट 100 सेंटीमीटर. और एक और मीटर है, मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर मतलब क्या? मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर. मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर. So we can put it as centimeter multiplied by centimeter. 100 सेंटीमीटर into 100 सेंटीमीटर. एंड लास्टली डिवाइड में जो सेकेंड स्क्वायर था उसको छोड़ दिया, क्योंकि सीजीएस यूनिट में भी सेकेंड जो है वो सेकेंड ही रहता है. जो किलोग्राम है वो ग्राम में चेंज हो जाता है, एंड जो मीटर है वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है. तो फाइनली यू कैन सी दैट हियर द 3 zeros, 2 zeros and 2 zeros together combine and it will make the 7 zeros here. 7 zeros बन गया और बाकी बच गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ओवरऑल द टोटल वैल्यू इज 10 to the power 7 ग्राम centimeter square per second square, and this gram centimeter per second square is called as erg. That's why 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. ये हो जाएगा. तो this is the SI unit of work and this is the SI unit of energy also. अगर आपको कभी एनर्जी का SI यूनिट कहा जाए तो एनर्जी के लिए भी SI यूनिट यही होता है अर्ग, और यहाँ पे के लिए होता है जूल. SI यूनिट में जूल और सीजीएस यूनिट में अर्ग. ठीक है स्टूडेंट्स.
ओके वैसे तो एनर्जी के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर मूव ऑन द टॉपिक ऑफ एनर्जी इटसेल्फ. ओके आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट इट. Before that we are having some another points on this topic, on this work. Okay, so we are going to move on that topic. So first I am going to erase it again. You can take a screenshot students. Okay, एक screenshot आप इसका ले लो. फिर हम लोग इसके next topic पे move करेंगे और next topic जो है हमारा उसको discuss करेंगे कि उस topic में हमारा क्या क्या terms है, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग और पढ़ सकते हैं work के बारे में. Okay, such as the types of work especially, or the other definition of the work, another definition in the new way, in the mathematical way, or in the vector form, vector के form में लेकर के इसको study करेंगे. So you can take a screenshot. Okay. Okay students, I have erased it and we are again back here to the topic of the work, and we are discussing here the another definition in the vector form to define the work. Okay, so the work is defined in the vector form. The vector form में work का क्या definition होगा ये हम लोग देखने वाले हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं defining work in the vector फॉर्म. वेक्टर के फॉर्म में इसको स्टडी करते हुए इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे. व्हाट इट कैन बी सेड, सो इट कैन बी सेड दैट द वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं अनदर वे में कि द वर्क इज द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पे ये एक प्रोजेक्शन होता है. इस वे में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये दोनों डिफाइनिंग में क्या टर्म्स है जो हमें ये रिप्रेजेंट होता है, लेट अस सी. ओके, तो पहला जो इसमें टर्म रिप्रेजेंट होता है वेक्टर फॉर्म में या डॉट फॉर स्केलर फॉर्म में, ये क्या होता है देखो. तो वर्क डन को याद करो, मैंने जो लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यहाँ डॉट लिख करके एस लिखा था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा. आप नहीं अगर है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लो. मैंने एफ डॉट एस लिखा था, एफ क्रॉस नहीं लिखा था. अब कहोगे सर तो इसमें क्या दिक्कत है, ये क्रॉस और डॉट में क्या अंतर है. तो एक्चुअली अभी कोई अंतर नहीं है, अभी के लिए आप समझ के चलोगे तो वही होगा, बट इन द फ्यूचर इट विल बी डिफरेंट. इन फ्यूचर फिजिक्स में बाबू प्रोडक्ट दो तरह का डिफाइन होता है. प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं फिजिक्स में, दो तरह के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट फिजिक्स में स्पेशली, नॉट इन द मैथमेटिक्स. तो ये दो तरह के होते हैं. तो एक कहलाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और एक कहलाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं एंड डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसमें जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाइड होता है, लेट सपोज ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, तो ये जो बना के देता है सी वेक्टर, वो भी वेक्टर के ही फॉर्म में होता है. मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी आल्सो बी अ वेक्टर, वो भी एक वेक्टर होगा. और वेक्टर होगा तो इसमें वेक्टर का सिंबल लगाएंगे, इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. और इसके बीच में ये सिंबल देखो, ये सिंबल क्रॉस का सिंबल दिया जाता है. किसका सिंबल दिया गया, क्रॉस का. बट इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इट कैन बी डन, ए अगर कोई वेक्टर है और इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट सी मिला वो रिजल्ट सी वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं होकर के वो स्केलर अगर है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ क्रॉस नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं. तो क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ.
तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, तो यहाँ डॉट लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देखो यहाँ पे मैंने कोई क्रॉस वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, डॉट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट कैसा मिला, स्केलर। इसका जो रिजल्ट मिला था वो कैसा मिला था, वेक्टर। तो वर्क में भी देखो क्या हो रहा है, वर्क में ध्यान करो तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स इज हैविंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यस और नॉट, यस ऑफ कोर्स फोर्स इज हैविंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो हैविंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो वर्क मिला हमें इस दोनों को प्रोडक्ट करके, क्या वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है। आप कोई बॉडी को उठा करके इधर डिस्प्लेस करो तब भी वर्क, इधर डिस्प्लेस करो तब भी वर्क, अगर बॉडी को उठा करके ऊपर ला रहे हैं तब भी वर्क, बॉडी को आगे ले जा रहे हैं तब भी वर्क, पीछे ले जा रहे हैं तब भी वर्क। इसका मतलब वर्क का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। There is no any fixed direction for the work here. That's why the work can be called the scalar quantity. Scalar quantity है इसका मतलब, तो scalar quantity है तो इसके ऊपर तो वेक्टर साइन नहीं दे सकते हैं। और ऐसा scalar quantity किस प्रोडक्ट में मिलता था, डॉट में या क्रॉस में? डॉट में मिलता था, है ना बच्चों, डॉट में। Here you can see, यहाँ पे ये scalar प्रोडक्ट मिला है, इसमें तो ये वेक्टर प्रोडक्ट मिल गया था। इसका मतलब यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए मैंने इसको डॉट में करके लिखा है। एंड डिफाइन भी वही है कि द वर्क इज द डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ये कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, जब ये प्रोडक्ट बता ही रहा था तो इसमें थोड़ा सा और कंटेंट जान लो बच्चों, कि जब ये डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इसी क्रॉस प्रोडक्ट को सी को हम वैल्यू में लिखना चाहें तो वी कैन राइट हियर ए बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे साइन थीटा का अटैचमेंट हो जाता है, साइन थीटा का, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का। एंड डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में किसका अटैचमेंट हो जाता है, कॉस थीटा का। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया है पीछे के चैप्टर्स में भी, आपका मोशन चैप्टर में भी मैंने थोड़ा थोड़ा कॉस वगैरह को इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का अटैचमेंट हो जाता है। सो फाइनली वी कैन राइट हियर द वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को चेंज करके। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं डिनोट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ये एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा क्यों हुआ, फिर अब इस डेफिनेशन से समझ लो। इस डेफिनेशन में क्या कहा जाता था कि वर्क इज द प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पे प्रोजेक्शन है। तो देखो कभी कभी बच्चों वर्क ऐसा भी होता है ना कि इस बॉडी को हम लोग जो पुल कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर फोर्स इस डायरेक्शन से पुल कर रहे हैं। सपोज करो कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है थोड़ा बड़ा सा, वो इसको पकड़ के खींच रहा है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, इधर। बट ये बॉडी डिस्प्लेस किधर होता है, खींचा करके इधर होता है। तो इसके बीच एक सर्टेन एंगल क्रिएट हो गया ना, थीटा एंगल क्रिएट हो गया। ड्यू टू दिस थीटा एंगल here we have taken the cos theta। और ये दोनों डेफिनेशन सेम है, ये दोनों डेफिनेशन आपको अभी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। These will be studied in class 11th or in the upper higher classes। So I have introduced you it before your upper class so that you could understand it better in the next class। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको और अच्छे से समझो। जब 11th में जाओ तो आप कभी ये सोचो नहीं कि हाँ हमारे टीचर ने तो ये सब इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो ऐसा ना हो बच्चों। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस ऑल। तो यहाँ पे ये फोर्स का प्रोजेक्शन लेते हुए जब हम लोग करते हैं तो यही फोर्स जो इधर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, अगर इसको हम नीचे की ओर प्रोजेक्शन लेंगे, इस वाले डायरेक्शन की ओर लेंगे, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट तो एस था ही। अब इन दोनों का जरा प्रोडक्ट करो, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस मल्टीप्लाई बाई एस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फाइनली दिस विल बी आंसर। तो यही चीज ना यहाँ पे भी आया है जो कि डॉट प्रोडक्ट के कारण आया है। तो हम लोग यहाँ बच्चों कॉस थीटा यूज करेंगे। एंड कॉस थीटा के लिए जो पार्टिकुलर एंगल होगा उसको कैसे यूज करेंगे ये भी देखो मैं दिखा देता हूं। अगर कॉस थीटा में थीटा एंगल 0 डिग्री हो, थीटा एंगल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए इसका क्या वैल्यू आएगा, 0 डिग्री अगर कॉस थीटा में रह जाए यहाँ पे तो इसका वैल्यू आएगा 1। कितना वैल्यू आएगा, 1।
और अगर इसी में 30 डिग्री वैल्यू आ जाए cos थीटा में 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। अगर इसी में 45 डिग्री का वैल्यू आ जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अगर 60 डिग्री का वैल्यू आ जाए तो ये हो जाएगा √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू हो जाए तो ये हो जाएगा 0। 180 डिग्री का वैल्यू हो जाए तो ये हो जाएगा -1। So these all the datas that you have required to solve this kind of question. इस तरह के क्वेश्चन में cos थीटा का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के फॉर्म में हो सकता है. That can be written as 0, 30, 45, 60, 90 and 180. इसी एंगल से रिलेटेड आपको कभी भी पूछा जाएगा. इसके अलावा और कोई एंगल नहीं पूछा जाएगा. And you will learn it cos थीटा and sin थीटा डिटेल्स इन ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक चैप्टर है क्लास 10th में. इसमें आप इसको इंट्रोड्यूस करके पढ़ोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा एंगल कैसे आता है, ये वैल्यूज कैसे आता है. तो दैट विल बी स्टडीड इन द मैथ्स. बट बिफोर दैट वी हैव टेकन हियर एफएस cos थीटा. ये हम लोग का एक टर्म ले लिया. अब आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम लोग यहीं से क्या करेंगे, वर्क का क्लासिफिकेशन करेंगे. एंड क्लासिफिकेशन करके यहाँ पे 3 तरह का वर्क होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क दैट वी विल स्टडी देयर. ओके, एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ द वर्क इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क, सेकेंड इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क, and third one is called the zero work. Okay, so we will study about these together parts, and we will take in the positive work fs only, in the negative work minus fs, and in the zero work it is 0. क्यों होता है ये सब ऐसा, क्या क्यों वेरिएशन करता है? cos थीटा की वजह से. So वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड फिर हो जाएगा, आज के बाद कल. ओके, तो कल आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कैसे ये cos थीटा से ये सारा डेराइव हुआ है. एंड इन एक्चुअली आई वांट टू से दैट कि जो हमारा fs वाला फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहले लिखा था w इज ओनली f इंटू एस बाबू, ये भी इस फॉर्मूले का एक पार्ट है. इस फॉर्मूले का एक पार्ट है, मतलब जो मास्टर फॉर्मूला या मेन फॉर्मूला है वो यही हमारा w इज fs cos थीटा, जो कि किससे बन के आया है? डॉट प्रोडक्ट से बन के आया है. Okay, so it was necessary to teach you about the dot product and the scalar product. So I hope so it is all clear to you. If it is not clear, you can comment your question in the comment box. Okay, and video अच्छा लगा हो तो like subscribe भी जरूर करो. Okay students, and friends के भी शेयर करो. So तब तक के लिए bye bye, फिर मिलते हैं next video में. Okay, be happy in the home and stay safe. Okay students, bye bye.